इन दिनों पाकिस्तानी हिंदू कपल निकिता और विक्रम नागदेव की शादी और तलाक जबरदस्त चर्चाओं में। पाकिस्तान से शादी कर इंदौर आए निकिता और विक्रम नामदेव एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। निकिता पाकिस्तान में है तो विक्रम भारत में रह रहे हैं। निकिता का आरोप यह है कि विक्रम पाकिस्तान वापस नहीं लौटना चाहता, वो यहां पर दूसरी शादी कर रहा है हिंदुस्तान में। निकिता ने अब न्याय के लिए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की शरण ली है। वहीं विक्रम का कहना यह है कि उन्होंने पंचायतों के माध्यम से सुलह करने की कोशिश की थी, लेकिन उनकी पत्नी निकिता किसी भी सुलहनामे को राजी नहीं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पत्नी पैसे ऐंठने के लिए विवाद को लंबा खींच रही है। विक्रम का यह कहना है कि वो भारत में लंबी अवधि के वीजा यानी कि लॉन्ग टर्म वीजा पर रह रहे हैं और सभी भारतीय कानूनों का पूरी तरह से पालन कर रहे हैं। इंदौर में पाकिस्तानी कपल विवाद अब हाईकोर्ट में पहुंच गया है। पाकिस्तान के हिंदू दंपति का विवाद जो लंबे समय से दो देशों में अलग अलग रह रहे हैं, अब सुलझने की बजाय और उलझ गया है। निकिता ने अपने पति पर गंभीर आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट से सुरक्षा और न्याय की गुहार लगाई है। ये मामला पाकिस्तान के सिंध प्रांत में 2020 में हुई एक शादी से जुड़ा है। शादी के बाद पति पत्नी अलग अलग देशों में रहने लगे और रिश्तों में खटास बढ़ती चली गई। आखिरकार समझौता न होने पर निकिता ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ का दरवाजा खटखटाया। जब मुझे शिवानी डिंगरा के बारे में पता चला कि मेरे हस्बैंड उनसे एंगेजमेंट करने जा रहे हैं, वो भी इलीगली, तब मेरे वालिद ने, मेरे पिताजी ने शिवानी डिंगरा के पिताजी से रिक्वेस्ट की बाकायदा कि आपकी बेटी तो सिंगल है, आप हमारी बेटी का घर क्यों बर्बाद करें। शिवानी डिंगरा के पिताजी के चंद अल्फाज ये भी थे जो उन्होंने मेरे पिताजी को कहे थे। उन्होंने कहा था कि इंडिया का माहौल बहुत फॉरवर्ड है, इंडिया में लड़कियों के अफेयर हो जाते हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये शिवानी डिंगरा के पिताजी के अल्फाज थे जो उन्होंने मेरे पिताजी को कहे थे जब उन्होंने अपनी बेटी के लिए उनसे रिक्वेस्ट की थी। 28 साल की निकिता ने याचिका दायर कर दावा किया है कि उनके पति विक्रम नागदेव बिना तलाक लिए भारत में किसी अन्य महिला से शादी करने की तैयारी कर रहे हैं। निकिता ने कोर्ट से मांग की है कि पति को पाकिस्तान भेजने का फरमान सुनाया जाए और पति को दूसरी शादी करने से रोका जाए। निकिता ने हाईकोर्ट से कहा कि उनका पति कानूनी जटिलताओं का फायदा उठाकर भारत में रह रहा है और दूसरी शादी करने की योजना बना रहा है, इसीलिए उसे भारत में अवैध तरीके से शादी करने से रोका जाए। मैं आज श्री नरेंद्र मोदी जी से, रिस्पेक्टेड किशोर कोडवानी जी से आज फिर से अपील करती हूँ कि आप प्लीज़ इसके ऊपर सख्त कार्रवाई करें और प्लीज़ विक्रम नागदेव को पाकिस्तान डिपोर्ट किया जाए और उसकी इलीगल स्टेप के लिए उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। अब जाके मुझे पता चल रहा है कि मेरे हस्बैंड ने वहाँ पे इलीगली शिवानी डिंगरा से एंगेजमेंट की है, जबकि उनकी वेडेड लीगली वाइफ यहाँ पे पाकिस्तान में अपने माँ बाप के घर बैठी है। इस मामले में आरोपी पति विक्रम कुमार नागदेव ने पत्नी के सभी आरोपों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि शादी के बाद वो भारत आए थे, लेकिन निकिता अपनी मर्जी से पाकिस्तान वापस चली गई। विक्रम का कहना है कि उन्होंने पंचायतों के माध्यम से सुलह करने की कोशिश की, लेकिन पत्नी तैयार नहीं हुई। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि पत्नी पैसे ऐंठने के लिए विवाद को लंबा खींच रही है। विक्रम का कहना है कि वो भारत में लंबी अवधि के वीजा पर रह रहे हैं और सभी भारतीय कानूनों का पालन कर रहे हैं। उनका आरोप है कि पत्नी ने गलत आरोप लगाकर उन्हें बदनाम किया है, इसीलिए अब वो तलाक चाहते हैं। तो मेरा नाम है विक्रम कुमार नागदेव, जिसपे 2-3 दिन से बहुत आरोप लगाए जा रहे हैं किशोर कोडवानी के थ्रू और निकिता के नाम से। वो उनका काम है सिर्फ अनशन बातें करना। निकिता से मेरी शादी हुई थी 2020 में। उसके पिताजी ने किसी तरह उसकी शादी करवा दी थी, तो वो शादी के लिए एग्री नहीं थी। वो यहाँ आई, उसने बोला मैं जहर खा लूंगी। 15 दिन बहुत आराम से रही। 15 दिन बाद जैसे कोविड लगा, कोविड बाद उसने रोना शुरू किया कि मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे जबरदस्ती भेजा गया है। उसके घर वालों से बात हुई, बोला एक बार उसको भेजो, हम समझाएंगे। गई तो फिर वहां से उसने मतलब चाल चलन ही चेंज कर दिया। फिर बोलना शुरू किया मेरा मन होगा, आऊंगी, तुम आओ, तुम आओ। हमने सर 2 साल तक हमारे पापा ने प्रयास किया, पंचायत से, हमारे जो बड़े हैं सबसे उनसे बात करवाई। जो वर्ड उन्होंने बोला है कि अपने घर वालों चाचाओं के पास भेज के बेइज्जती करवाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो किसी के घर नहीं गई, वो सिर्फ बातें कर रही है और सिर्फ ब्लैकमेल कर रही है। इंदौर हाईकोर्ट पहुंचने से पहले ये विवाद सिंधी पंच मध्यस्थता विधिक परामर्श केंद्र में था, लेकिन कई बैठकों के बावजूद समझौता नहीं हो सका। बताया गया कि दोनों पाकिस्तानी नागरिक हैं, इसीलिए विवाद पाकिस्तान में सुलझना चाहिए। हमने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष ये प्रार्थना की है कि इस मैटर को या तो अथॉरिटीज़ को डायरेक्शन दिया जाए कि वो अच्छी तरह सुन लें और जो भी प्रॉपर स्टेप है वो उठा लें,
अथॉरिटीज स्टेट गवर्नमेंट और केंद्रीय सरकार, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स है, कुल 9 पक्षकार हैं जिसमें 6 अथॉरिटीज़ हैं, एक सिंधी पंच मध्यस्थता केंद्र है और ये दोनों पक्षकार भी हैं जिनसे ये दूसरी सगाई कर चुका है लड़का, दूसरी सगाई की तैयारियां हैं, मतलब शादी की तैयारी है। विक्रम नागदेव ने भारत स्थित मतलब भारत में रहने वाली दूसरी लड़की से सगाई कर ली है और उसी लड़की के कोई व्हाट्सएप पेजेस वगैरह से या कोई इंस्टाग्राम पेजेस से निकिता को कोई पेज मिला जिसमें सेव द डेट और 10 मार्च की डेट उसमें दी गई है संभावित विवाह की। इंदौर में बड़ी संख्या में सिंधी हिंदू मुसलमान लोग LTV या रेजिडेंशियल परमिट पर रहते हैं जो पाकिस्तान से प्रताड़ना के कारण भारत आए थे। इनमें से कई को बाद में भारतीय नागरिकता भी मिल चुकी है, लेकिन कुछ लोग वापस भी लौट गए हैं। अब ये शादी विवादों में फंस गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है और बड़ी खबर है लूथरा ब्रदर्स से जुड़ी हुई, जिस पर सबकी नजर टिकी हुई थी। लूथरा ब्रदर्स को 2 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर भेज दिया गया है। लूथरा ब्रदर्स को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया था, जहां पर 2 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर गौरव और सौरभ लूथरा को भेज दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि गोवा में जो अग्निकांड हुआ था जिसमें 25 लोगों की मौत हो गई थी, वो कैफे लूथरा ब्रदर्स का था। उसके बाद ये थाईलैंड फरार हो गए थे, फिर ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया गया और तमाम डिप्लोमेटिक चैनल्स को फॉलो करते हुए आज ही लूथरा ब्रदर्स की थाईलैंड से वापसी हुई है और यहां आने के बाद लूथरा ब्रदर्स को दिल्ली की पटियाला कोर्ट में पेश किया गया, जहां से इस वक्त का जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो ये है कि लूथरा ब्रदर्स को 2 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर भेज दिया गया है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता रहा हूं, गोवा पुलिस को लूथरा ब्रदर्स की तलाश थी क्योंकि गोवा में ही उनका ये कसिनो था, ये क्लब था जहां पर अग्निकांड हुआ था। इसमें बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं, बहुत सारी लापरवाहियां सामने आ रही हैं, उनकी डिटेल जांच होनी है, लूथरा ब्रदर्स से पूछताछ की जानी है। और जिस तरीके से लूथरा ब्रदर्स इस अग्निकांड के फौरन बाद हिंदुस्तान छोड़कर फरार हो गए थे, बैंकॉक चले गए थे, छुप रहे थे, एजेंसियों से छुपने की कोशिश कर रहे थे, ये सारी चीजें ऐसी थी जिसने लूथरा ब्रदर्स पर शक और गहरा कर दिया है। और इस मामले में एक लेटेस्ट डेवलपमेंट यह है कि लूथरा ब्रदर्स को 2 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर भेज दिया गया। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। ये 2 दिन आप समझिए कि गोवा पुलिस के लिए अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गोवा पुलिस उस वक्त दिल्ली में मौजूद थी जब लूथरा ब्रदर्स गौरव और सौरभ को यहां दिल्ली एयरपोर्ट पर लाया गया था। उसके बाद पटियाला हाउस कोर्ट पेश किया गया, क्योंकि एक कानूनी प्रोसेस होती है, कानूनी प्रक्रिया होती है। दूसरे स्टेट की पुलिस को अगर लूथरा ब्रदर्स से पूछताछ करनी है तो फिर उन्हें ट्रांजिट रिमांड कोर्ट से हासिल करनी होती है और वो ट्रांजिट रिमांड गोवा पुलिस को मिल गई है और लूथरा ब्रदर्स को अब 2 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर गोवा पुलिस अपने साथ लेकर जाएगी और फिर इन दोनों से पूछताछ की जाएगी, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स इस मामले में सामने आए हैं। लापरवाही कई स्तर पर की गई थी। यह भी जानकारी सामने आ रही है कि जो क्लब चल रहा था जिसमें आग लगी, उस क्लब का लाइसेंस वैध नहीं था, ऐसी भी जानकारी मिली है। इस मामले में कई लोग हैं जिनको अरेस्ट किया जा चुका है। लूथरा ब्रदर्स के करीबी अजय गुप्ता पहले ही अरेस्ट किए जा चुके हैं, कई और गिरफ्तारियां ऑलरेडी इस मामले में हो चुकी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा तलाश थी इन लूथरा ब्रदर्स की। तो अब लूथरा ब्रदर्स की न सिर्फ गिरफ्तारी हुई है, बल्कि गिरफ्तारी के बाद जब इन्हें दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया तो वहां से 2 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर लूथरा ब्रदर्स को भेज दिया गया है। इस कदम से अब उन 25 पीड़ितों की फैमिली को इंसाफ की उम्मीद जगी है जिन्होंने अपनों को इस भीषण अग्निकांड में खोया था। वो तस्वीरें अभी भी जो आपकी आंखें हैं, दिमाग है, वो भुलाए नहीं भूल पा रही हैं। जबरदस्त अग्निकांड हुआ था गोवा में और इस अग्निकांड में 25 लोगों की मौत हो गई थी। ताजा डेवलपमेंट के साथ हमारे एडिटर क्राइम अली शरद इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अली लगातार आज इस खबर को फॉलो कर रहे हैं। अली, सबसे लेटेस्ट डेवलपमेंट, दोनों को ट्रांजिट रिमांड पर भेजा है, गौरव सौरभ दोनों को। देखिए, बिल्कुल अभी 3 दिन की रिमांड याचिका लगाई थी। न्यायाधीश ने इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए 2 दिन की रिमांड दे दी है, यानी कि अगले 2 दिन तक पुलिस इनसे विस्तार से पूछताछ करेगी, जिसके बाद कई महत्वपूर्ण खुलासे होने की पूरी संभावना है, क्योंकि 25 लोगों की जान गई है। आखिरकार कौन इन्हें संघर्ष दे रहे थे, गोवा के अंदर कहाँ कहाँ इनके पब क्लब अभी बाकी हैं, तो ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब अभी मिलने बाकी हैं। हालांकि लगातार जो 25 लोगों की जब मौत हुई इस अग्निकांड में, उनके परिवार वाले यही गुहार लगा रहे हैं सरकार से कि उन्हें न्याय चाहिए, इस तरह की घटना दोबारा न घटे, उसके लिए मजबूत और ठोस कदम उठाया जाए, जिससे कि दोबारा किसी की इस तरह से जान न जाए। बिल्कुल अली, कोर्ट में क्या कोई दलीलें इनके जो फेवर के वकील थे, लूथरा ब्रदर्स को जो रिप्रेजेंट कर रहे थे, क्या कुछ पता चला है कि इन्होंने अपने क्लाइंट्स को बचाने के लिए क्या पॉइंटर्स रखे कोर्ट में?
देखिए, साफ तौर पर न्यायाधीश के सामने ये तथ्य रखे गए। इन आरोपी पक्ष की तरफ से जो अधिवक्ता थे उन्होंने कहा कि इनका कोई कसूर नहीं है, ये अपने व्यक्तिगत काम से विदेश गए थे, लेकिन अनावश्यक रूप से इन्हें फंसाया जा रहा है, जबकि इनका कोई कसूर नहीं है। ये सिर्फ मालिक थे, लेकिन संचालक और जो चला रहे थे मैनेजर और बाकी स्टाफ चला रहा था उस पूरे पब को। तो इस तरह के तमाम तथ्य रखे गए, जिसको पूरी तरह से सिरे से खारिज कर दिया गया न्यायाधीश ने, और इस पूरे मामले की रिमांड दे दी है। तो ट्रांजिट रिमांड को पर इनको भेजा गया, यानी कि अगले 2 दिन गोवा पुलिस इनसे पूछताछ करेगी, और ये 2 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो पर्दे के पीछे अब तक है उनका सामने आना बाकी है, और इन 2 दिनों में वो सारी चीजें लूथरा ब्रदर्स से जानने की कोशिश करेगी पुलिस। निश्चित तौर पर 3 दिन की रिमांड इसीलिए मांगी थी, लेकिन 2 दिन की रिमांड दे दी गई है, क्योंकि गोवा पुलिस थोड़ी सी देर से न्यायाधीश के सामने पहुंची थी। इससे पहले दिल्ली पुलिस मौजूद थी, लेकिन जिस तरह से तथ्य रखे गए उसके आधार पर 2 दिन की रिमांड दे दी गई। और ये माना जा रहा है जो अभी पुलिस ने खास करके न्यायाधीश के सामने जो पक्ष रखा वो बेहद गंभीर तौर से रखा गया, और कहा गया कि इसमें पूरी तरह से जांच होनी जरूरी है, क्योंकि इन लूथरा ब्रदर्स को कौन सपोर्ट कर रहा था, कौन इनके लोकल सपोर्टर हैं, वो जानना बेहद जरूरी है, और कहां इनके देश और विदेश में पब और क्लब हैं वो भी जानना जरूरी है, जिसके मद्देनजर न्यायाधीश ने इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए 2 दिन की रिमांड दे दी है। बहुत बहुत शुक्रिया अली शरर आपका इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि लूथरा ब्रदर्स को 2 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर भेज दिया गया है। हालांकि जैसा कि अली ने अभी बताया कि 3 दिन की रिमांड की मांग की गई थी, लेकिन कोर्ट ने 2 दिन की रिमांड मंजूर की है। और ये पहला मौका नहीं, इससे पहले जब लूथरा ब्रदर्स अपनी फरारी काट रहे थे, जब बैंकॉक पे ये लोग मौजूद थे, तो वहां से भी इन्होंने कोशिश की थी रोहिणी कोर्ट से एंटीसिपेटरी बेल लेने के लिए, वहां भी ना हो गया था और आज भी ना हो गया है। बहुत सारी दलीलें जरूर रखी गई, लेकिन फिलहाल कोई दलील काम नहीं आई है, और अगले 2 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनसे पूछताछ की जाएगी। अगली खबर की ओर हम रुख कर रहे हैं। एजेंट के जरिए गल्फ कंट्रीज में नौकरी के लिए जाना आसान है, और ऐसा होता भी बहुत है, लेकिन सच्चाई ये है, हकीकत ये है कि लोग चले तो जाते हैं गल्फ कंट्रीज, लेकिन वहां पहुंचने के बाद उनको पता चलता है कि वो ठगे जा चुके हैं, और उसके बाद जब वापसी की कोशिश होती है तो वो वापसी की कोशिश की प्रक्रिया बड़ी मुश्किल है। कानपुर में मुस्लिम लड़की शाहीना ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगाई है कि उनकी अम्मी को ओमान से वापस लाने में सरकार उनकी मदद करे। शाहीना ने एजेंट से अपनी मां को वापस लाने को जब कहा, तो उसने व्हाट्सएप पर लिखा कि 1.5 लाख दो तो हम तुम्हारी मां को वापस ले आएंगे, नहीं तो वहीं काम करने दो। अब शाहीना का यह भी कहना है कि उनकी अम्मी की तबीयत बहुत खराब है, कोई उनकी मदद नहीं कर रहा है इस मामले में, इसीलिए उन्होंने योगी मोदी से मदद मांगी है कि मेरी अम्मी को सकुशल ठीक ठाक ओमान से वापस ले आइए, उन पर जुल्म हो रहे हैं। पहले रिपोर्ट आप। कानपुर में मुस्लिम लड़की ने योगी मोदी से गुहार लगाई है कि उनकी अम्मी को ओमान से वापस लाने में वो उनकी मदद करे। हम शाहीना है और हम कानपुर जाजमऊ के रहने वाले हैं, और मेरी अम्मी जो हमारे रिश्तेदार हैं, कॉल पे संपर्क हुआ था हमारी अम्मी से, तो जो उनके भाई हैं एजेंट हैं इमरान, उनसे मतलब बात हुई थी कि यहाँ पे मेरी माँ काम करती थी, कम पैसे यहाँ मिलते थे, तो उन्होंने ये चीज़ बोला था आप वहाँ जाएं, वहाँ आपको पैसा अच्छा मिलेगा। ये चीज़ हमारे रिश्तेदार ने ये चीज़ बोला था हमारी माँ से। ये हो गया 3 महीने पहले, 3 महीने पहले की बात है। फिर उसके बाद हमारी अम्मी से ये भी कहा गया था आपका एक पैसा नहीं लगेगा, आप एकदम फ्री में जाएंगे, और एक तरीके से 3 महीने के विजिट वीजा में मेरी अम्मी गई है। मेरी अम्मी कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ है कि 2 साल का या 1 साल का, 3 महीने के विजिट वीजा में गई है। लड़की का आरोप है कि नौकरी का लालच देकर एजेंट ने उनकी अम्मी को ओमान भेजा, जहां 2 महीने से वो परेशान है, बीमार है। वो घर वापस जाने की गुहार लगा रही है, लेकिन एजेंट वापस लाने के लिए 1.5 लाख रुपए की मांग कर रहा है, धमकी भी दे रहा है। 28 तारीख को 3 महीना हो जाएगा, और ये भी कहा गया था अगर आपकी एज बहुत है, अगर आप काम कर सकेंगी तो ठीक है, नहीं अगर आप काम कर सकेंगे तो वापस आ जाएंगी। तो मेरी अम्मी इस वक्त बीमार बहुत है, क्योंकि मेरी अम्मी की अभी परसों बात हुई थी, मेरी माँ बहुत रो रही थी, और मेरी माँ ने बताया बेटा ऐसी बात है, वहाँ पे मेरी माँ की जैसे 4 औरतें और फंसी हैं वहाँ पे, वो भी परेशान है, बुखार में है और तबीयत खराब उनकी। पहले तो उन्होंने बोला था कि 1 लाख बोला था मेरी माँ को वापस लाने के लिए इमरान ने, अब मेरी माँ को वापस लाने के लिए ये हो रहा है कि आप पैसा देंगी तो आएंगी, वरना आपकी माँ वहीं पड़ी रहेगी। लड़की ने एजेंट से माँ को वापस लाने को कहा तो उसने व्हाट्सएप पर लिखा ज्यादा मैसेज मत करिएगा, अपनी अम्मी से बोल दीजिए काम करने गई हैं, काम करिए,
नहीं तो जो वीजा टिकट के पैसे लगे हैं वो करवा के आ जाओ इंडिया। ये पढ़ लो फिर चैट करो। नो वॉइस। से बात नहीं कराई है, मेरी अम्मी से बात करा दीजिए प्लीज, हमको थाने में जवाब देना। ये परिवार दरअसल कानपुर के जाजमऊ का रहने वाला है। लड़की ने बताया कि चाची का भाई इमरान एजेंट है। उसने ही 3 महीने पहले अम्मी को ओमान भेजा था। वहाँ अम्मी के अलावा कई और औरतें भी फंसी हैं। मतलब उनकी हमने वीडियो कॉल पे बात हुई थी, वो बहुत ज्यादा बीमार थी, चक्कर खा के भी कई बार गिरी थी, ये भी बताया था। और उन्होंने ये बताया कि वहाँ पे मेरी जैसी 4 औरतें और फंसी हुई हैं। मेरे पास पैसा नहीं है। अगर मेरे पास पैसा होता तो हम पैसा दे के तो हम अपनी माँ को बुला लेते। मेरे पास पैसा नहीं है, इसीलिए तो हम दर दर भटक रहे हैं कि ये चीज की मेरी माँ आ जाए कैसे तैसे करके। सरकार से मेरी यही है कि हम जाजमऊ की पुलिस से भी हम ये चीज दरख्वास्त कर रहे हैं, हाथ जोड़ के बोल रहे हैं, और योगी मोदी जी से ही बोल रहे हैं कि मेरी माँ को भी वहां से लिए हैं, और जो 4 औरतें फंसी हैं उनको भी लिया है। बस मेरी यही दरख्वास्त है आप लोगों से। बस बच्चों की मां के लिए गुहार सुनकर जाजमऊ पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी है। मामला संज्ञान में आया है, जाजमऊ पुलिस के संज्ञान में ये मैटर है। कोई लेडी जो ओमान में गई है वो फंसी हुई है, संभवतः कुछ पेमेंट का इशू होगा, उसके एजेंट ने 1.5 लाख रुपए की मांग करी है। तो पुलिस को इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे कि मामले की तह तक जाए, जांच करे, और यदि इसमें एजेंट का कोई खराब रोल समझ में आता है या एक्सटॉर्शन करने की कोशिश करता है तो उसे अभियोग पंजीकृत करके उसके खिलाफ कार्रवाई। लेकिन सवाल ये है कि एजेंटों के जाल में फंसकर लोग गल्फ कंट्रीज में नौकरी तो पा लेते हैं, लेकिन विदेश से वापस आने का रास्ता कठिन हो जाता है। देखने वाली बात होगी कि महिला की गुहार पर क्या एक्शन होता है, ओमान से कितने दिन में वापसी होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो एक लड़की है, पीड़ित है, परेशान है, वो चाहती है कि उसकी माँ जो ओमान में है वो वापस लौट आए। बुजुर्ग माँ है, 55 साल माँ की उम्र है, लेकिन ओमान में पहुंचने के बाद कुछ दिन तो बातचीत हुई, लेकिन 28 दिन के बाद हर तरह से संपर्क टूट गया। अब हाथों में कागज लिए हुए, अर्जी लिए हुए दर दर भटक रही है, पुलिस से अर्जी लगा रही है, गुहार लगा रही है कि मेरी माँ को वापस ले आओ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी ये गुहार लगा रही है कि मेरी अम्मी को वापस ले आओ। अंकित सिंह हमारे संवाददाता कानपुर से इस वक्त लाइव साथ में इस वक्त जुड़ रहे हैं। अंकित, अभी स्टेटस क्या है इस मामले में? सबसे पहला तो कदम यह है कि क्या लोकल पुलिस इस मामले में कुछ मदद कर रही है, क्योंकि जिन लोगों ने शाहीना की मां को ओमान भेजा था वो वहीं के लोग हैं, क्या उनसे पूछताछ हुई, उन पर कुछ एक्शन हुआ? बिल्कुल, आपको बता दें कि पुलिस की अगर बात की जाए तो इस पूरे मामले को पुलिस ने जो है वो गंभीरता से लिया, और चकेरी पुलिस को और जाजमऊ पुलिस को जो है वो साफ तौर पर दिशा निर्देश दिए कि पुलिस जो है वो जाए और पूरे मामले की छानबीन करे। पीड़ित जो युवती है उससे बात हुई थी अभी थोड़ी देर पहले ही, तो उसका भी यही कहना था कि पुलिस उसकी मदद कर रही है, लेकिन जो उसकी माँ है उसकी कंडीशन जो है वो काफी ज्यादा खराब है, तो इस चक्कर में वो लगातार जो है अभी भी गुहार जो है वो लगा रही है। फिलहाल पुलिस की तरफ से एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन पुलिस का कहना यह है कि पहले आप इस पूरे प्रकरण में FIR जो है वो दर्ज कराइए, उसके बाद आगे की जो कार्रवाई है FIR दर्ज करना तो पुलिस का काम है। अंकित, अगर वो लड़की शिकायत लेकर पहुंच रही है तो ये पुलिस का काम है, FIR दर्ज करे और सबसे पहले उन लोगों को उठाए। उसने ऑडियो भी सुनाया जो 1.5 लाख रुपए मांग रहे हैं वापसी कराने के लिए, उनको उठाए, उनसे पूछे। बिल्कुल सही बात है, इसमें पुलिस को जो है वो कार्रवाई करनी चाहिए थी, पुलिस को FIR दर्ज करनी चाहिए थी, लेकिन पीड़ित जो है उसका कहना यह है कि उसकी जो है वो एजेंट से बात हुई है, एजेंट अभी भी उन लोगों के संपर्क में है, और एजेंट का यही कहना है कि पैसे दे जाओ तो तुम्हारी माँ जो है तुमको मिल जाएगी। यानी कि कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि जो पीड़ित परिवार है वो पुलिस और एजेंट के बीच में जो है वो झूला बनकर झूल रहा है। उसको किसी प्रकार का अभी कोई साफ आश्वासन जो है वो नहीं मिला है, जिसके चलते उसने जो है वो CM और PM से न्याय की गुहार लगाई है। ठीक है, मुझे सिर्फ इतना बताइए अंकित कि क्या जिन लोगों ने शाहीना की अम्मी को ओमान भेजा था, क्या उनसे पुलिस ने अब तक कोई पूछताछ की है? बिल्कुल, अगर बात की जाए तो पीड़ित परिवार के हिसाब से अगर बात की जाए तो अभी तक पुलिस ने जो है वो इमरान से जो है वो किसी प्रकार की पूछताछ जो है वो नहीं करी है, और पीड़ित को जो है यही आश्वासन दिया जा रहा है कि आप जो है वो एजेंट को जो है वो पैसे भेजेंगे, तभी आपका जो परिवार है वो आपकी जो अम्मी है वो आपके अपने परिवार से मिल पाएंगी। और जो पीड़ित परिवार है वो लगातार इलाके के लोग जो है उनसे अपील कर रहा है कि वो लोग आगे बढ़े और उनको पैसे दे ताकि वो अपनी माँ को ओमान से वापस मंगवा सके।
ठीक है अंकित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका साथ में जुड़ने के लिए। और हम कानपुर पुलिस से भी अपील करते हैं कि इस मामले को गंभीरता से देखें। एक महिला की जिंदगी का सवाल है। वो महिला जो कि एक अरब कंट्री में फंसी हुई है, उसको सकुशल वापसी कराई जाए। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से मदद की गुहार की है, क्योंकि विदेश से जुड़ा हुआ मामला है तो डायरेक्टली इसमें विदेश मंत्रालय का इन्वॉल्वमेंट है। विदेश मंत्रालय से भी न्यूज़ इंडिया अपील करता है कि इस मामले को गंभीरता से देखे और शाहीना की मां की हिंदुस्तान सकुशल वापसी सुनिश्चित करे। इस बीच एक बुरी खबर है। कोहरे ने मथुरा में 13 लोगों की जान ली। यमुना एक्सप्रेसवे पर कोहरे के चलते 8 बसों और 3 कारों के बीच टक्कर हुई। बताया गया कि इस हादसे में 13 लोग जिंदा जल गए, 70 लोग घायल बताए जा रहे हैं। एक चश्मदीद ने बताया कि गाड़ियां आपस में टकरा गई तो ऐसा लगा कि गोली चली। तेज धमाके हुए, चीख पुकार वहां पर मच गई और उसके बाद जब वहां पर धुंध छटी, धुआं छटा तो 13 लाशें बिखरी पड़ी। बताया जा रहा है कि ये हादसा कोहरे की वजह से हुआ है, क्योंकि एक्सप्रेसवे पर जबरदस्त कोहरा आजकल देखने को मिल रहा है। सुबह के वक्त रफ्तार का कॉकटेल था, धुंध छाई हुई थी, जिसके चलते गाड़ियां एक दूसरी गाड़ियों को देख नहीं पाई और एक के बाद एक गाड़ी टकराई। लेकिन सिर्फ टक्कर नहीं हुई, जैसे ही टक्कर हुई उसके बाद जोरदार धमाका हुआ, फिर बसों में आग लग गई। एक दो नहीं, 8 बसों और 3 गाड़ियों की टक्कर हुई थी, जिसमें बहुत सारे लोग सवार थे। 70 के करीब लोग इस हादसे में बुरी तरह से जख्मी हुए हैं, जबकि 13 लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस दर्दनाक हादसे में अपनी जिंदगी गंवा दी। ये रिपोर्ट आप देखिए। मथुरा में यमुना एक्सप्रेस वे पर कोहरे के चलते 8 बसें और 3 कारें भिड़ गई। टक्कर होते ही गाड़ियों में आग लग गई, जिसमें कई लोगों की जलकर मौत हो गई। 150 से ज्यादा लोग घायल हैं। मरने वालों का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है, क्योंकि बसों में कटे हुए अंग मिले हैं। तड़के 8 बसें और 3 कारों में टक्कर हुई, सभी गाड़ियां जल गई। ये बसें अधिकतर स्लीपर थी, ऐसे में अधिकतर यात्री सोए हुए थे। इसी वक्त टक्कर हुई और आग लग गई। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। हादसे में घायल लोगों के लिए राहत बचाव ऑपरेशन शुरू किया गया। 20 एम्बुलेंस से 150 लोगों को अस्पताल भेजा गया। एक चश्मदीद ने बताया कि गाड़ियां आपस में टकराई तो ऐसा लगा जैसे गोली चली हो। तेज धमाके हुए और पूरा गांव आनन फानन में यहां पहुंच गया। सभी लोगों ने तत्काल मदद की। थोड़ा बहुत था, बस एकदम पीछे से कोई भिड़ी है, एकदम पूरा उसमें धुआं हो गया है। फिर बड़ी मुश्किल जान बचा के बाहर आए उसमें से। पब्लिक ऊपर कूदे जा रही थी एक दूसरे के, बस एकदम भागने को तैयार बाहर को। वाइफ को निकाला, वाइफ भी नीचे पड़ी हुई थी, उठा के फिर बाहर लेके आया मैं। कोहरे की वजह से कुछ बसें आपस में टकराई हैं, जिनमें से कुछ बसें जल भी गई हैं। इसमें से सभी घायलों को निकाल कर अस्पताल भेजा गया है और जो बसें चली हैं उसके अंदर अभी देखा जा रहा है कि किसी प्रकार की कैजुअल्टी अगर हुई होगी तो उसको नोटिस में लाया जाएगा। एक्सीडेंट भयंकर था, आग बहुत तेज दौड़ चुकी थी, 3 गाड़ियों में आग लग चुकी थी। जब मैं आया तो उसमें 4-5 लोग फंसे थे। मैंने उसको एक को निकाला उसमें से, गाड़ी से अंदर से घुल के। 3 उसमें और रह गए थे। एक कोई मुरैना उसका था, कानपुर का, सॉरी। मैंने उसको निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन तीनों लोग सीट में फंसे थे, नहीं निकल पाए हमसे। तब तक गाड़ी में आग अंदर दौड़ गई, मुझे मजबूरी उस गाड़ी से निकलना पड़ा। 3:40 के आसपास आग लगी है यहाँ पे, और मैं यहाँ पे आया हूँ 4:05 या 7 पे। तो पीछे बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ था। मैंने अपनी गाड़ी वहीं पार्क करके, और जब मैं यहाँ पे भगते हुए आया और आके देखा तो बहुत आग लगी हुई थी। और उस टाइम पे यहाँ पे फायर ब्रिगेड नहीं पहुँची हुई थी, मतलब करीब आधे घंटे में फायर ब्रिगेड नहीं पहुँची थी यहाँ पे। और फायर ब्रिगेड फिर आई, पुलिस वाले भी काफ़ी, और सारा ये पूरी आग, मतलब इतने सारे लोग घायल थे। मेरे पास वीडियो पड़ी है पर्सनली, काफ़ी सारी लेडीज़ हैं और ये सब। बस हादसा कितना भयावह है इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि पोस्टमार्टम हाउस पर शवों के 17 बैग पहुंचे। ऐसे में शवों की पहचान करना जांच टीम के लिए एक बड़ी चुनौती है। इस स्थिति में डीएनए टेस्ट या अन्य फॉरेंसिक तकनीकों का सहारा लेकर शवों की पहचान की जाएगी। अपने अपने परिजनों के लिए लोग परेशान हैं। सबके मन में बस यही आस है कि उनके अपने सुरक्षित हो। अभी तक की जांच के आधार पर कहा जा रहा है कि यमुना एक्सप्रेस वे पर तड़के कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम थी, जिस कारण बसें आपस में टकरा गई।
सुबह 4 बजे के करीब ये यमुना एक्सप्रेसवे पे 127 माइलस्टोन है। यहाँ 8 बसेस और 3 गाड़ियाँ आपस में टकरा गई और फिर उनमें आग लग गई। इसमें जो अब तक सर्च एंड रेस्क्यू चला है उसके अनुसार 4 लोगों की मृत्यु की पुष्टि हुई है। शेष अभी राहत बचाव कार्य चल रहा है और जो घायल थे उन सबको हॉस्पिटल भर्ती करवाया गया है। उनकी स्थिति किसी की अभी गंभीर नहीं है, फिर भी बेहतर से बेहतर इलाज सुनिश्चित किया जा रहा है। आपको बता दें कि यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी ने यह अनाउंस किया था कि कोहरे के समय वाहनों की गति अधिकतम गति 100 से घटाकर 75 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया गया है। वहीं भारी वाहनों की रफ्तार को 80 से घटाकर 60 किलोमीटर प्रति घंटे कर दी गई है। अनाउंसमेंट होने के दूसरे दिन ही यह हादसा एक्सप्रेसवे पर हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर से बड़ी खबर है। यहां सैकड़ों के गठन के बाद से ही इस कमेटी को लेकर विवाद लगातार होता रहा है। पहली बार नहीं, इससे पहले भी विवाद हुआ, लेकिन विवाद की वजह से कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि ठाकुर जी के भोग पर किसी तरह का कोई संकट आए। लेकिन आज ऐसा हो गया। हलवाई पहुंचे नहीं, तनख्वाह उनकी मिली नहीं थी, इसीलिए हलवाई नहीं पहुंचे, भोग नहीं बना। और ठाकुर जी का जो सुबह के वक्त का जो बाल भोग होता है, दिन में 4 भोग अलग अलग वक्त पर लगाए जाते हैं, तो सुबह का जो बाल भोग है वो ठाकुर जी को समय से नहीं मिल पाया। हालांकि इस मामले में अब सेवायतों की शिकायत भी है। उनका भी कहना है कि जब से हाई पावर्ड कमेटी का गठन किया गया है, कुछ न कुछ अनियमितताएं चल रही हैं। भुगतान को लेकर पहले भी विवाद हुआ है, लेकिन वो विवाद इतना नहीं हुआ था कि उसका असर किसी तरह से ठाकुर जी के भोग पर पड़ता। खबर इंदौर से है, जहां पर बीजेपी विधायक राकेश शुक्ला उर्फ गोलू शुक्ला एक बार फिर से चर्चा में है। इस बार मामला खजराना गणेश मंदिर से जुड़ा है, जहां रोक के बावजूद विधायक शुक्ला के बेटे और बहू ने गर्भगृह में प्रवेश किया, एक दूसरे को माला पहनाई। कोरोना काल से ही यहां गर्भगृह में प्रवेश पूरी तरह से वर्जित रखा गया है। इसके बावजूद विधायक के बेटे अंजनेश मंदिर के गर्भगृह में पहुंचे और अपनी पत्नी को यहां वरमाला पहनाई। एक और वजह विवाद की ये है, दावा किया जा रहा है कि ये शादी इतनी खर्चीली थी, यानी कि विधायक के बेटे की जो शादी थी इतनी खर्चीली थी कि इसमें सिर्फ आतिशबाजी पर, यानी कि जो पटाखे वगैरह फोड़ते हैं शादियों में, सिर्फ उन पटाखे फोड़ने पर 70 लाख रुपए खर्च कर दिए गए। शादी बड़ी शाही हुई। शादी की जगह को एक खास धार्मिक थीम पर डिजाइन किया गया था, जिसमें पूरे परिसर में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां लगाई गई थी। जानकारी के मुताबिक विधायक के बेटे अंजनेश और बहू सिमर की 11 दिसंबर को शादी हुई। शादी के बाद दोनों कपल इंदौर के प्रसिद्ध मंदिर गणेश खजराना मंदिर पहुंचे और ऐसी जगह जाकर एक दूसरे को फिर से उन्होंने वरमाला पहनाई, जहां पर किसी को भी जाने की इजाजत नहीं थी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी शादी के समारोह में शामिल हुए थे। उनके साथ कई वरिष्ठ बीजेपी नेता भी मौजूद थे। इससे पहले गोलू शुक्ला और उनके छोटे बेटे रुद्राक्ष शुक्ला पर उज्जैन के महाकाल मंदिर के गर्भगृह में भी जबरन प्रवेश का आरोप लग चुका है। उस वक्त भी काफी विवाद हुआ था। ये दोनों तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये दोनों तस्वीरें कुल मिलाकर एक ही परिवार से, एक ही कहानी से जुड़ी हुई हैं। पहली तस्वीर ये 11 दिसंबर की है, जब गोलू शुक्ला के बेटे अंजनेश और सिमर की शादी हुई थी और इसमें कई बड़े बड़े नेता इस शादी में मौजूद थे। बड़े भव्य तरीके से इस शादी में सजावट की गई थी। सिर्फ 70 लाख रुपए, जैसा कि सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि सिर्फ 70 लाख रुपए तो आतिशबाजी पर खर्च कर दिए गए थे। लेकिन विवाद असली शुरू हुआ दूसरी तस्वीर में, जज नीतीश कुमार ने हिजाब हटा दिया। इस घटना से जुड़ा उनका वीडियो जो आप देख भी पा रहे हैं स्क्रीन पर, ये सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो गया। इस दौरान 1000 से ज्यादा डॉक्टर्स को नियुक्ति पत्र बांटे गए थे, लेकिन चर्चा उसकी नहीं हुई। चर्चा उस हरकत की हुई जो नीतीश कुमार ने इस दौरान इस महिला डॉक्टर से की, जिस पर विपक्ष जबरदस्त तरीके से नीतीश कुमार पर हमला हुआ। बिहार की राजनीति में एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विवादों के घेरे में हैं। इस बार मामला किसी बयान का नहीं, बल्कि एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान हुए व्यवहार का है। पटना में मुख्यमंत्री सचिवालय संवाद, वो मंच जहां नए आयुष डॉक्टर्स को अपॉइंटमेंट लेटर सौंपे जा रहे थे। कार्यक्रम के दौरान जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक महिला डॉक्टर को नियुक्ति पत्र दे रहे थे, तभी उन्होंने उस महिला डॉक्टर का हिजाब हटाया। ये पूरा दृश्य कैमरे में कैद हो गया
और अब यही वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है। हिजाब हटाने पर फंसे सीएम नीतीश, एक सरकारी समारोह में हुआ विवाद। कार्यक्रम में नवनियुक्त महिला चिकित्सक मंच पर पहुंची। नवनियुक्त महिला चिकित्सक नुसरत परवीन हिजाब पहने हुए थी। सीएम नीतीश कुमार उनके हिजाब की ओर इशारा करते हैं। सीएम नीतीश ने नाराज होते हुए कहा, यह क्या है? सीएम नीतीश महिला डॉक्टर के चेहरे से हिजाब हटा देते हैं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी रोकने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग इस दौरान हंसते हुए भी दिखाई देते हैं। हिजाब हटने से महिला डॉक्टर घबरा गई। एक अधिकारी ने तुरंत उन्हें एक तरफ कर दिया। वीडियो वायरल होते ही प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई है। कुछ लोग इसे मुख्यमंत्री की असावधानी बता रहे हैं, तो वहीं कई लोग इसे महिला की व्यक्तिगत और धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ मामला बता रहे हैं। वहीं अब इस वीडियो को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। विपक्ष ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर संविधान और व्यक्तिगत आजादी के सम्मान का सवाल खड़ा कर दिया है। विपक्षी दलों का कहना है कि ये सिर्फ एक छोटी सी घटना नहीं, बल्कि ये महिला सम्मान और धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ गंभीर मुद्दा है। ये अत्यंत ही चिंता की बात है और निंदनीय है। कल जिस तरह से सार्वजनिक मंचों से जो नियुक्ति पत्र बांटने का कार्यक्रम था, उसमें आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने एक मुस्लिम महिला के चेहरे से हिजाब हटाने का प्रयास किया। ये बता रहा है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी की क्या स्थिति है, किस तरह से बीजेपी आरएसएस के दबाव में है। और बीजेपी तो चाहती ही है कि उनको कुर्सी से हटाकर मुख्यमंत्री की कुर्सी हड़पा जाए। एक और महिला सम्मान की बात करते हैं, दूसरी ओर सार्वजनिक मंचों से ही मुस्लिम महिला का अपमान करते हैं। इस तरह के कई वीडियो सामने आए हैं पहले भी। इससे पता चलता है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी किस स्थिति में हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक डॉक्टर महिला के जो नकाब पहनी थी उसका अपने हाथ से नकाब खींचने का काम कर रहे हैं। इससे स्पष्ट हो गया है कि बिहार के मुख्यमंत्री का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। इस घटना के बाद उन्हें एक दिन भी मुख्यमंत्री पद पर रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं रहे। कहीं से भी उचित नहीं है और ऐसा प्रतीत होता कि माननीय मुख्यमंत्री जी कहीं न कहीं मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। इसके पूर्व भी एक दो घटनाएं उनकी हुई है और इसलिए मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे पहले भी उन्हें यूज किया है, आज भी उन्हें यूज कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ एक सार्वजनिक जीवन में कोई व्यक्ति हो और किसी के एक आस्था जिसे कर ले, एक परंपरा कर ले और कि महिला है, ये बहुत ही शर्मनाक है कि जिस तरीके से एक महिला को अपमानित करने का काम किया गया। एक अडल्ट महिला है, वो वहां पर आई हैं, पेश हुई हैं, वो क्या कपड़े पहने, क्या पहनावा हो, वो मुख्यमंत्री नहीं डिसाइड कर सकते। ना कोई माता, ना कोई पिता, ना कोई डिसीजन ऐसे ले सकता है पब्लिकली उनको ह्यूमिलिएट करें। ये कुछ नहीं है पर हरासमेंट है और उसका कोई भी बचाव नहीं किया जा सकता है। उनको इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। आप मुख्यमंत्री हैं, आपके पास जिम्मेदारी है, महिलाओं का सम्मान करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। व्हाट शी इज वेयरिंग, हाउ शी इज वेयरिंग इज नन ऑफ योर कंसर्न। आप वो आई थी उस मंच पर, आप जो स्कीम का उनको फायदा दे रहे थे वो लेने, पर उस तरीके से उनकी बेइज्जती करना, अपमानित करना, ये कहीं भी सही नहीं है और मुख्यमंत्री को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। बिहार के सीएम नीतीश कुमार साहब एक मुस्लिम खातून का नकाब खींचते हुए नजर आ रहे हैं। यकीनी तौर पर इसके पीछे उनका क्या लॉजिक है और वो क्या सफाई और बयान दे रहे हैं, इससे हटकर इसकी जितनी निंदा की जाए, मजम्मत की जाए, वो कम है। इसलिए कि हिजाब न सिर्फ हमारा फंडामेंटल राइट है, मुस्लिम महिलाओं और ख़वातीन का फंडामेंटल राइट के साथ साथ ही हमारा मजहबी हक भी है। और किसी खातून के हिजाब को खींचने का और उसको उतारने का इख्तियार हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन ने न किसी अदना इंसान को दिया है और न आला को दिया है। इसलिए जो भी घटना हुई है एक शर्मनाक घटना है। मैं ये कहूँगा कि इसमें कहीं ना कहीं हमारी कौम की बुज़दिली दिखाई दे रही है कि हमारी बहनों के हिजाब खींचे जा रहे हैं, हमें नमाजों में लातें मारी जा रही है, मस्जिदें तोड़ी जा रही है, लेकिन फिर भी हम चुपचाप बैठे हैं और इस तरह बैठे ही रहेंगे। मैंने बहुत आवाज उठाई, बहुत लड़ाई लड़ी, मैं जेल जाता हूँ, कोई मुसलमान जेल के बाहर आके खड़ा नहीं होता, ना कोर्ट की तारीख पे आता है,
ना लड़ाई के लिए तैयार है, ना अल्लाह के नाम पे मरने को तैयार है। नेताओं ने सवाल उठाया कि क्या एक मुख्यमंत्री को इस तरह का व्यवहार शोभा देता है और क्या सार्वजनिक मंच पर किसी महिला के पहनावे में दखल देना उचित है। वहीं सत्ताधारी दल की ओर से सफाई भी सामने आई है। पार्टी नेताओं का कहना है कि मुख्यमंत्री का ऐसा कोई इरादा नहीं था, ये पूरी घटना अनजाने में हुई और इसे तूल देना गलत है। उनका कहना है कि नीतीश कुमार का सार्वजनिक जीवन सम्मान और मर्यादा से भरा रहा है और इस घटना को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। देखा नहीं है, मैं नेपाल में नेपाल से यहाँ आया हूँ, एयरपोर्ट से सीधे यही। कितना सही है कि मंच पर एक मुस्लिम महिला का अरे हमने देखा ही नहीं तो मैं क्या बोलूँगा। और ये पहली बार नहीं है जब नीतीश सुर्खियों में आए हैं, पहले भी कई विवादों में चर्चाओं में रहे हैं। तब नीतीश बने सुर्खियों का कारण। महिला शिक्षा, जनसंख्या पर बयान, पति के कृत्यों के कारण बच्चे ज्यादा जन्म लेते हैं। एक शिक्षित महिला जानती है उसे कैसे रोकना है। महिला के कंधे पर हाथ रखने की कोशिश, एक महिला पुरस्कार विजेता का हाथ पकड़कर खींचा। बाद में नीतीश ने महिला के कंधे पर हाथ भी रखा। चुनाव प्रचार के दौरान पहना दी माला। चुनाव प्रचार में रमा निषाद को माला पहनाई। महिला डॉक्टर के चेहरे से हिजाब हटाया। सीएम नीतीश ने नाराज होते हुए कहा, ये क्या है। हिजाब हटने से महिला डॉक्टर घबरा गई। लेकिन सवाल अब भी कायम है, क्या ये मामला सिर्फ एक पल की चूक का है या फिर सार्वजनिक जीवन में बैठे लोगों को निजी सीमाओं को लेकर और सतर्क रहने की जरूरत है। ये वीडियो भले ही कुछ सेकंड का हो, लेकिन इसने बिहार की राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है। फिलहाल मुख्यमंत्री की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन वायरल वीडियो ने यह जरूर साफ कर दिया कि आज के दौर में सत्ता में बैठे हर व्यक्ति का हर कदम कैमरे और जनता की नजरों में है। अब देखना यह होगा कि क्या इस मामले पर मुख्यमंत्री खुद सामने आकर सफाई देते हैं या फिर यह विवाद सियासी बयानबाजी तक ही सीमित रह जाता है। स्वाति सक्सेना, न्यूज इंडिया। संभल के चंदौसी में 2 मासूम बच्चियों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें बच्चियां अपने घर की छत के ऊपर से गुजर रही 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन लाइन को हटाने की गुहार लगा रही। बच्चियों का कहना है कि इस खतरनाक लाइन की वजह से वो अपने घर का ऊपर कंस्ट्रक्शन उनके घर वाले नहीं कर पा रहे हैं, इसको 2 मंजिला नहीं बना पा रहे हैं। इस वीडियो में बच्चियां ये भी कहती हैं कि करीब 15 साल हो गए हैं और ये हाई टेंशन लाइन इनएक्टिव है, ये काम नहीं कर रही है, लेकिन इसके बावजूद तार उनकी घर की छत से गुजर रहा है। तो ऐसे में उन्होंने जिलाधिकारी से डीएम से हाथ जोड़कर गुहार लगाई है, एक मासूम इल्तिजा की है कि इस हाई टेंशन लाइन को उनके घर की छत से हटवा दिया जाए। सुनिए आप भी इन मासूम बच्चों की मासूम गुहार। हेलो डीएम सर संभल, हमारे ये तार हटवा दो, इसकी वजह से हमें बहुत परेशानी होती है। इसकी वजह से ही हम अपना घर ऊपर नहीं बना पा रहे हैं। ये लाइन पिछले 15 सालों से बंद है। गुलडेरा रोड सरकारी ट्यूबवेल के पास चंदौसी में मेरा घर है। प्लीज डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेशिया जी हमारा ये तार हटवाने की कृपा करें। हेलो डीएम सर संभल, हमारे ये तार हटवा दो, इसकी वजह से हमें बहुत परेशानी होती है। इसकी वजह से ही हम तो मासूम गुहार है बच्चियों की, सोशल मीडिया पर वायरल थी, कि मंशा पर सवाल खड़े कर रहा है। और सवाल यह भी है कि नए बिल को लेकर विपक्ष के आरोपों में कितना दम है। हाथों में महात्मा गांधी के पोस्टर, विपक्ष के तीखे तेवर और संसद परिसर में सियासी महात्मा गांधी की तस्वीरें हाथ में लेकर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी समेत कई विपक्षी दलों के सांसदों ने सरकार के खिलाफ विरोध के सुर तब बुलंद किए जब लोकसभा में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन बिल पेश किया। भारत की रामजी 2025 को सभा में पूरा स्थापित करने की अनुमति दी जाए।
कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में जैसे ही बिल पेश किया, सदन में जबरदस्त हंगामा होने लगा। 2025 को विपक्ष ने आरोप लगाया कि मनरेगा का नाम बदलकर सरकार महात्मा गांधी का अपमान कर रही है। मनरेगा को पूरी तरह से खत्म करने की तैयारी है। सरकार गरीबों के हाथों से रोजगार छीन रही है। सरकार गरीबों के अधिकार छीन रही है। सर, इस विधेयक के जो प्रबंधन है, जिससे रोजगार का जो अधिकार है, कानूनी अधिकार है, वो कमजोर हो रहा है, वो हमारे संविधान के विपरीत है। सर ये हमारे इसी सदन ने ये कानून बनाया और इसी सदन ने ये अधिकार जनता को दिया है। ओके। सर एक और है सर, महात्मा गांधी मनरेगा में 90% अनुदान केंद्र से आता था। इस विधेयक द्वारा ज्यादातर प्रदेशों में अब 60% आएगा। मनरेगा की जगह वीबी जी राम जी बिल लाने पर विपक्ष ने सरकार के खिलाफ सीधा मोर्चा खोल दिया। प्रियंका गांधी ने सरकार पर जबरदस्त प्रहार किया। महात्मा गांधी के अपमान और गरीबों से रोजगार का अधिकार छीनने का आरोप लगाया। लेकिन विपक्ष के विरोध के बीच अब ये भी समझ लीजिए कि मनरेगा को रिप्लेस करने के लिए जो वीबी जी राम जी बिल लाया गया है, उसमें खास क्या है। विधेयक के मुताबिक रोजगार की गारंटी 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन होगी। पहले खर्चा केंद्र उठाता था, अब राज्यों को 10 से 40% तक पैसा देना होगा। बिल में खेती वाले सीजन में रोजगार गारंटी को 60 दिनों के लिए अस्थायी तौर पर रोक दिए जाने का प्रावधान है। सरकार का दावा है कि विकसित भारत जी राम जी बिल लाने का मकसद ग्रामीण इलाकों में परिवारों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है। सरकार ने दावा किया है कि ये बिल विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक आधुनिक कानूनी ढांचा स्थापित करेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, तकलीफ क्या है? 100 दिन की गारंटी के बजाय हम 125 दिन की गारंटी दे रहे हैं। काम 125 दिन की गारंटी देने का काम कर रहे हैं और केवल ये गारंटी कोरी नहीं है माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके लिए 1,51,282 करोड़ से ज्यादा रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा संकल्प है गरीब का कल्याण। लोकसभा में विपक्ष की जबरदस्त विरोध और नारेबाजी के बीच कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जी राम जी बिल की खासियत बताई। इस बिल को राम राज्य से जोड़ा, लेकिन बिल से महात्मा गांधी का नाम हटा तो कांग्रेस भड़क उठी। सरकार की मंशा को सवालों के कटघरे में खड़ा करने लगी। पूरी योजना को खत्म करना चाहते हैं। सच्चाई ये है, नाम बदलने का बहाना है। सच्चाई ये है कि ये पूरी योजना खत्म करना चाहते हैं। जो अधिकार दिया था, कानूनी अधिकार रोजगार का, उसको खत्म करना चाहते हैं। और ये गरीब से गरीब जनता के लिए योजना है। कहीं भी आप जाएंगे तो सबसे गरीब मजदूर मनरेगा का मजदूर है और उसकी कोई, इन्होंने बिल्कुल इसके बारे में ये सोचना नहीं चाह रहे हैं। इनको सनक है, नाम बदलने हैं और नाम बदलने के लिए बहुत पैसे लगते हैं, बहुत पूंजी जाती है। ऐसे नहीं है कि नाम बदल दिया, सब विभागों के नाम बदलेंगे, सब जितने भी ऑफिस हैं, जितने भी। और क्यों? इसलिए महात्मा गांधी जी राष्ट्रपिता है। प्रियंका जी किस लिए? प्रियंका गांधी के साथ ही समाजवादी पार्टी के मुखिया और सांसद अखिलेश यादव ने भी संसद परिसर में महात्मा गांधी की तस्वीर लेकर बिल का विरोध किया। अखिलेश यादव ने दो टूक कहा कि नाम बदलने से कोई बहुत बड़ा काम नहीं होने वाला। राजनीति और स्कीम इसलिए होनी चाहिए जिससे जनता को लाभ पहुंचे। मनरेगा से बहुत से लोग, मजदूरों को काम मिलता था। आज की महंगाई में मानदेय कैसे बढ़े और इस स्कीम से किसान को कैसे जोड़ा जाए जिससे किसान को भी लाभ पहुंचे। स्कीम तब अच्छी होती जिससे किसान भी जुड़ जाता। अगर किसान को भी हाथ चाहिए होते काम अपना पूरा करने के लिए, और फिर आप पूरा भार स्टेट गवर्नमेंट पे डाल दोगे, स्टेट सेंटर पे डालेगी। अभी बहुत सारी स्टेट्स को पैसा ही नहीं मिला है मनरेगा का। तो नाम बदलने से कोई बहुत बड़ा काम नहीं होने वाला है। दिल्ली की सरकार अब यूपी की सरकार की नकल कर रही है। सबसे ज्यादा नाम बदलने का रिकॉर्ड अगर किसी ने बनाया है तो यूपी की सरकार ने। मुझे लगता है अभी तक तो दिल्ली से यूपी वाले सीखते थे, अब यूपी वाले दिल्ली वालों को सिखा रहे हैं। मनरेगा का नाम बदलकर विकसित भारत जी राम जी बिल लाने पर महासंग्राम छिड़ा है। महात्मा गांधी के अपमान के आरोपों पर सियासी बवंडर उठा है।
लेकिन सवाल है कि नए बिल से 125 दिन का काम मिल रहा है तो फिर ये घमासान क्यों? मनरेगा के नाम बदलने पर संग्राम क्यों? और सवाल ये भी है कि बिल को लेकर सरकार पर विपक्ष के आरोपों में कितना दम है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। मेक्सिको में आज एक बड़ा विमान हादसा हुआ। एक प्राइवेट जेट क्रैश हो गया और इस हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई। टोलुका एयरपोर्ट के पास हुए विमान हादसे का दिल दहला देने वाला वीडियो भी सामने आ गया। इस वीडियो को आप साफ तौर पर देखेंगे, जिसमें एक छोटा विमान बेहद तेज गति से नीचे की ओर गिरता है और कुछ ही पलों में यह जमींदोज हो जाता है जबरदस्त धमाके के साथ। विमान के क्रैश होते ही घटनास्थल से काले धुएं का गुबार उठने लगा। बचाव दल फौरन मौके पर पहुंचा, राहत और बचाव काम शुरू किया गया, लेकिन इस तरह के हादसों में किसी का बच पाना बड़ा मुश्किल होता है। जानकारी के मुताबिक जो 8 लोग थे, वो 8 लोग इस हादसे में अपनी जान गंवा चुके हैं। स्टारलिंक, स्पेसएक्स और टेस्ला के मालिक एलन मस्क इतिहास के पहले ऐसे शख्स बन गए हैं जिनकी कुल संपत्ति $600 बिलियन यानी कि 54.49 लाख करोड़ रुपए पहुंच गई है। जानकारी के मुताबिक 15 दिसंबर की दोपहर तक उनकी नेटवर्थ करीब $677 बिलियन यानी कि 61.47 लाख करोड़ रुपए हो गई। पूरी दुनिया में अब तक इतिहास में आज तक कोई भी इतना अमीर नहीं हुआ है। ये उछाल मुख्य रूप से उनकी स्पेस कंपनी स्पेसएक्स की वजह से आई है। स्पेसएक्स की वैल्यूएशन हाल ही में $800 अरब तक पहुंच गई है। मस्क के पास स्पेसएक्स में करीब 42% की हिस्सेदारी है, जिससे सिर्फ इस वैल्यूएशन बढ़ोतरी से उनकी संपत्ति में $168 अरब का इजाफा हुआ। अक्टूबर में ही वो $500 अरब का आंकड़ा पार करने वाले पहले शख्स बने थे। अब ये नया रिकॉर्ड उनके लिए एक और बड़ी उपलब्धि है। इसके अलावा मस्क की इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला ने भी उनकी संपत्ति बढ़ाने में मदद की। टेस्ला के शेयर इस साल अब तक 13% ऊपर हैं, भले ही कंपनी की बिक्री में कुछ गिरावट जरूर आई है। मस्क की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी XAI भी चर्चा में। और 16 आने सच में आज के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। मुझे इस वक्त इजाजत दीजिए। नमस्कार।